हाय स्टूडेंट, वेलकम बैक। बच्चों, इस लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वो सभी क्वेश्चन देखेंगे जो बिहार बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस क्वेश्चन को, इस लेक्चर को देख के जाएंगे तो आप ज़रूर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक का बना देंगे। इस तरह से आगे भी चैप्टर जितने भी है सभी को हम लोग डिस्कशन करने का काम करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन डिस्कशन करते टाइम उससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन क्या नया बन सकता है उसको भी डिस्कशन करेंगे साथ साथ, और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप अगर मान लो कि एमसीक्यू देख लिए इसका ए बी सी डी करके, ठीक है, लेकिन अगर आप उससे और भी क्वेश्चन क्या क्रिएट हो सकता है ये आपको अगर पता नहीं है तो इस बात का श्योरिटी नहीं है, इस बात का श्योर नहीं है कि आप क्वेश्चन बना के ही आएंगे। तो इसलिए ये सभी क्वेश्चन को डिस्कशन करने के लिए हम लोग उससे रिलेटेड जितना भी बात है उसको भी डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन से, और उसके रिलेटेड जो भी बातें हैं सबको हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो चलो, फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों का, आ रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर। यानी नोटेबल पॉइंट क्या है यहाँ, कि चार्ज कंडक्टर है। तो चार्ज कंडक्टर के आउटर सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में क्या क्या जानकारी होनी चाहिए आपको। चलो ठीक है, देख लेते हैं। तो जैसे मान लो कोई भी चार्ज कंडक्टर किसी भी शेप का हो, जैसे लेट से यहाँ पर मान लिए स्फेरिकल है, तो स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर ले लिए। तो आपको पता है कि अगर मान लो इसके ऊपर चार्ज देते हैं प्लस क्यू, लेट से मान लो यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज दे रहे हैं, तो आपको पता है कि अगर प्लस चार्ज देंगे तो फील्ड बाहर की तरफ होगा और माइनस चार्ज देंगे तो फील्ड अंदर की तरफ होगा। प्लस का मतलब इधर, माइनस का मतलब अपने तरफ। तो फील्ड लाइन्स किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। और इस तरह से होता है बच्चों की ये सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ये बात याद रखना। तो ऑप्शन तो यहाँ हो ही गया बी नंबर, किस परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। और सोचो आप पॉज करके कि और क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, देखो दूसरा पॉइंट क्या है कि उसके पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द विसिनिटी ऑफ ए चार्ज कंडक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड शॉर्ट में EF लिख रहे हैं, इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट होगा। सिग्मा जहाँ पर क्या है, यहाँ पे चार्ज बाय एरिया, चार्ज बाय एरिया, ठीक है, चार्ज पर यूनिट एरिया है, उसको हम लोग बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या पता होना चाहिए, थर्ड पॉइंट ये पता होना चाहिए कि अगर किसी कंडक्टर को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो फील्ड लाइंस क्या होगा, उससे कोई पास नहीं होगा, उसके अंदर फील्ड जीरो होता है। यानी अगर मान लो यहाँ पर फील्ड लाइंस था, जैसे लेट से मान लो फील्ड लाइंस था, जैसे यहाँ पर एक कंडक्टर रखोगे, जैसे कंडक्टर रखोगे बच्चों तो क्या होगा, देखो इसके अंदर जो फील्ड है वो गायब हो जाएगा, इसके अंदर फील्ड गायब हो जाएगा। इसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग भी बोलते हैं। यानी नो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन द कंडक्टर ऑफ, इन द क्या है, सरफेस ऑफ कंडक्टर। यानी नो इलेक्ट्रिक फील्ड, नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर। तीसरा फोर्थ पॉइंट क्या हो सकता है, कंडक्टर के सरफेस पे पोटेंशियल, मतलब कंडक्टर के किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल देखो सब सेम होता है। कंडक्टर के किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल देखो, यहाँ देखो चाहे यहाँ देखो, चाहे यहाँ देखो, चाहे यहाँ देखो, कंडक्टर के अंदर सभी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। साथ ही साथ सरफेस पे भी क्या होता है, सेम ही होता है। यानी पोटेंशियल एट एनी पॉइंट on conductor and inside the conductor इज जीरो, इज सेम, इज सेम होगा, ठीक है बच्चों। फिफ्थ पॉइंट क्या हो सकता है, देखो फिफ्थ पॉइंट क्या, अगर पोटेंशियल ही जीरो है तो चार्ज को चलाने के लिए कोई वर्क डन की जरूरत नहीं है। कंडक्टर के सरफेस पे चार्ज को चलाने के लिए कोई वर्क डन नहीं है, आप इसको दिमाग में एकदम सेट कर लीजिए बच्चों। और ये जो
कुछ बना रहे हैं, ये ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, इससे क्वेश्चन बियॉन्ड नहीं जाएगा। आप देख भी सकते हैं, और ये बहुत ही रेयर केस है। आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है बच्चों। तो क्या आपका नो वर्क इज रिक्वायर्ड, नो वर्क इज रिक्वायर्ड टू मूव ए चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, ठीक है। यानी इतने सारे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, ठीक है। ये सभी में से कोई ना कोई एक अगर कंडक्टर से रिलेटेड पूछेगा तो इसी में से पूछेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है गॉस लॉ स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज। तो यहाँ नोटेबल पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है और गॉस लॉ है। क्या है, दो पॉइंट को हम डिस्कशन करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है बच्चों, कि किसी गिवन सरफेस एरिया से, मान लो कोई सरफेस एरिया है, ठीक है। तो इस सरफेस एरिया से होकर इस सरफेस के परपेंडिकुलर भी होना नेसेसरी है। इस सरफेस एरिया से होकर जितना परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होता है उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे नंबर ऑफ परपेंडिकुलर EFLS इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू सरफेस, पासिंग थ्रू सरफेस। थोड़ा कम लिख रहे हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव डिस्कशन करना है। आप अगर कंप्लीट देखना चाहते हैं तो भी देख सकते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सरफेस इज फाई कितना होता है, EA होता है। फाई क्या होता है, EA अगर सेम डायरेक्शन में है तो, ठीक है। अपोजिट होगा तो -EA हो जाएगा। अगर सेम डायरेक्शन है कि दोनों सेम डायरेक्शन, एरिया वेक्टर और ये सेम डायरेक्शन, तो क्या हो जाएगा, E × A हो जाएगा। अब दूसरा गॉस लॉ पे बात करें हम लोग। अच्छा, ये स्केलर क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये क्या होता है बच्चों, स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है। दूसरा अगला पॉइंट SI यूनिट क्या हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, न्यूटन पर कूलम। अब इसका क्या होगा, मीटर स्क्वायर। या इलेक्ट्रिक फील्ड का और क्या बताए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड का और क्या यूनिट बताए हैं, तो वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर होगा। देखो ये कट हो जाएगा तो मीटर से मीटर यानी वोल्ट मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या क्या पूछ सकता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या होता है फार्मूला, E × A होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। क्या होना चाहिए SI यूनिट, तो न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर या वोल्ट मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब जो है आपको 1 बाय 1 याद रहना चाहिए। अब गॉस लॉ पे चलते हैं, तब क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। तो गॉस लॉ क्या कहता है, देखो मान लो कोई क्लोज सरफेस है, कोई क्लोज सरफेस है, तो इसके अंदर भी कुछ चार्जेज होंगे। मान लो +Q1 चार्जेज है, -Q2 चार्जेज है, +Q3 चार्ज है। तो इससे टोटल जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होता है वो फाई टोटल बताता है कि Q इनसाइड, अगर Q1 प्लस में तो प्लस रखोगे, माइनस में तो माइनस रखोगे, बाय एप्सिलॉन नॉट। यानी टोटल जो है आपका जो फ्लक्स पास होगा क्या होगा, अंदर में जो चार्ज है उसके प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज़्यादा अंदर में चार्ज कंटेन होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। तो सवाल ये है कि सर बाहर वाला चार्ज का इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, तो बाहर वाला चार्ज का इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं होता है, 0 होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इस फार्मूला में चार्ज क्या है, अंदर वाला है, लेकिन फ्लक्स ये टोटल है, ये बाहर वाला और अंदर वाला दोनों की वजह से है। बाहर वाला चार्ज और अंदर वाला चार्ज दोनों का है, ठीक है। लेकिन चार्ज जो है बाहर यहाँ पर क्या है, और इनर वाला लिखा गया क्योंकि आउटर वाला 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रहा है कि गॉस लॉ स्टेट दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज तो प्रोपोर्शनल टू द चार्ज इनक्लोज, यानी ये ऑप्शन हो जाएगा। देखो इतने सारे बात हम लोग सीख गए, ठीक है। तो कम से कम 10 ऑब्जेक्टिव हो गया और इसी में से आना है क्वेश्चन हर हाल में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये भी एक प्यारा सा क्वेश्चन है। कह रहा है इन ए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कंडेंसर्स व्हिच क्वांटिटी रिमेन्स सेम फॉर ईच कंडेंसर।
यानी एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है कंडेंसर। कंडेंसर का मतलब डेली भाषा में बोलो तो कैपेसिटर की बात करना चाह रहा है। फिजिक्स की भाषा में बोले तो कैपेसिटर, डेली भाषा में बोले तो कंडेंसर। तो यहाँ पर कह रहा है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन बना लूँ। दिस इज पॉइंट ए पॉइंट बी। तो बच्चों यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, देखो कि जो पोटेंशियल या इस पॉइंट का होगा वही पॉइंट इसका होगा, वही इसका होगा, और जो पोटेंशियल इस पॉइंट को वही इसका होगा, इसका होगा। तो देखो मान लो यहाँ पॉइंट एक है, तो यहाँ पोटेंशियल जो होगा वी ए होगा, यहाँ पोटेंशियल वी ए ही होगा, यहाँ पोटेंशियल क्या होगा वी बी होगा, तो यहाँ भी क्या होगा वी बी होगा। तो तुम बता सकते हो डिफरेंस पोटेंशियल क्या, वी ए माइनस वी ए माइनस वी बी। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम ही होगा। यानी पी डी, मान लो कैपेसिटर C1 है और ये कैपेसिटर क्या है C2, तो पी डी सेम होगा। पी डी क्या होगा, पी डी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, पी डी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। देख सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो सीरीज में पूछता तो क्या होता, तो अगर मान लो सीरीज में पूछता तो सीरीज में मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है बी, कैपेसिटर C1 कैपेसिटर C2। तो बच्चों सीरीज में अगर होगा तो चार्ज सेम होगा, जितना चार्ज यहाँ प्लस Q1 यहाँ माइनस Q1 यहाँ प्लस Q1 और यहाँ माइनस Q1, मतलब इस तरह से होता है। ये प्लस Q1 और ये माइनस Q1, यानी चार्ज प्रत्येक कैपेसिटर पे सेम होगा, यानी चार्ज जो होगा ये सेम होगा। और जो कैपेसिटर के लिए अगर C इक्विवेलेंट पूछता है यहाँ तो क्या होगा, तो दो कैपेसिटर अगर पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम लोग फार्मूला यूज करते हैं दोनों का मल्टीप्लिकेशन बाय सम। अगर पैरेलल में है, सॉरी एक मिस्टेक हो गया, उल्टा लिखा गया। ठीक है, दो के लिए क्या होगा, यहाँ पैरेलल है तो डायरेक्ट ऐड करते हैं, रेजिस्टेंस के उल्टा होता है, रेजिस्टेंस के उल्टा। उसका सीरीज में जो होता है इसका पैरेलल में, इसका जो सीरीज में होगा उसका पैरेलल में होगा। तो सीरीज में क्या होगा, यहाँ पे दो के लिए मल्टीप्लिकेशन बाय सम। समझ में आया, ये कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसका कौन सा हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द एसआई यूनिट ऑफ परमिटिविटी इज। तो परमिटिविटी कहाँ यूज होता है बोलो, परमिटिविटी का मतलब क्या होता है, एप्सिलॉन नोट। परमिटिविटी का मतलब एप्सिलॉन नोट। तो एप्सिलॉन नोट आप कहाँ पढ़े थे, याद कीजिए कि कूलम्स लॉ में। तो मान लो एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है, डिस्टेंस R है, तो इसके बीच लगने वाले फोर्स क्या होता है, F इक्वल टू के Q1 Q2 R स्क्वायर। तो यहाँ पर K कूलम्स कांस्टेंट है, K इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। देखो यहाँ पर K का जो यूनिट होगा वो एप्सिलॉन नोट का उल्टा होगा। तो अगर K का पता चल जाएगा तो एप्सिलॉन नोट का पता चल जाएगा, क्योंकि जस्ट उल्टा हो जाएगा, क्योंकि 4 का तो होगा नहीं, कांस्टेंट का होता नहीं है, पाई का होगा नहीं, कांस्टेंट है। तो यही बता दिए कि K का वैल्यू एयर में 9 × 10⁻9 होता है। तो K निकालने के लिए जिसका, याद रखना कॉन्सेप्ट, एक जिसका यूनिट निकालना है उसको एक साइड रखना। तो एक साइड रख लिए K को और बाकी सबको भेज दो इधर। तब F/r², देखो F × r² है डिवाइडेड बाई Q1 Q2। तो फोर्स का क्या होता है न्यूटन, इसका मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर। लेकिन हमको किसका यूनिट चाहिए, एप्सिलॉन नोट का। तो इसको उल्टा कर दो तो कूलम स्क्वायर हो जाएगा। देखो न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर, तो ऊपर जाएगा तो ये -1 हो जाएगा, यहाँ देखो -1 और ये -2 हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है इफ़ ए कंडक्टर इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दैन द फील्ड इनसाइड द कंडक्टर। अभी जस्ट डिस्कशन किया पहला क्वेश्चन उधर, तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में कंडक्टर रख दिए तो क्या होगा, फील्ड जीरो हो जाएगा। देखो पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है कैपेसिटर ऑफ 100 माइक्रोफराड इज चार्ज टू 100 वोल्ट, द एनर्जी स्टोर्ड इन इट। यानी बच्चों कोई कैपेसिटर है, कोई कैपेसिटर है और इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C जो गिवन है 100 माइक्रोफराड। ठीक है, तो इतना माइक्रोफराड है, माइक्रो हटाने के लिए क्या करेंगे, 10⁻⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये फैराड है। F का मतलब फैराड ऐसा यूनिट होता है। ठीक है, तो C इज इक्वल टू लिख लो, 00 अगर इसको दोगे तो यहाँ पावर कितना बच जाएगा, -4 बच जाएगा। इतना कूलम, सॉरी फैराड कैपेसिटेंस निकाल लिए। ठीक है, चलो कह रहा है कि चार्ज कितना किया गया, 200 वोल्ट, यानी पोटेंशियल जो है
PD जो है 100 वोल्ट है। तो बच्चों आप पढ़े हैं कि एनर्जी कितना होता है, एनर्जी स्टोर जो होता है, एनर्जी स्टोर्ड इक्वल टू, कैपेसिटर का काम ही होता है एनर्जी स्टोर करना, यू को इक्वल टू कितना होता है हाफ CV², भी के टर्म में, या क्यू के टर्म में कितना होता है Q²/2C। तो यहाँ भी के टर्म में हम यूज करेंगे क्योंकि क्या है, भी गिवन है। तो 1/2C का वैल्यू रखो यहाँ से, तो 10⁻⁻⁴, और भी का वैल्यू 100, 100 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली। देखो U इक्वल टू कितना, देखो 1/2 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू यहाँ देखो स्क्वायर है, 10 कितना हो जाएगा 4। तो ये माइनस और ये वाला प्लस क्या हो खत्म हो जाएगा, तो 1/2 यानी 0.5 जूल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है इनसाइड ए क्लोज सरफेस, या एन नहीं है, ए एन है यहाँ पे, एन इलेक्ट्रिक डायपोल्स आर सिचुएटेड, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम द क्लोज सरफेस। यानी क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों, मान लो कोई एक क्लोज सरफेस है और इसके अंदर एक डायपोल है, डायपोल के अंदर क्या होता है -Q चार्ज और +Q चार्ज। ठीक है, तो कह रहा है टोटल फ्लक्स कितना सरफेस से बाहर आ रहा है। तो टोटल फ्लक्स कितना होता है गॉस लॉ से बताओ, फाई टोटल इक्वल टू Q इनसाइड, यानी इन बाय एप्सिलॉन नोट। अंदर में कितना चार्ज होगा, तो बोले थे अभी साइन के साथ रखना, -Q + Q/ε0। बच्चों ये क्या हो जाएगा 0, यानी फ्लक्स कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो देखो, कह रहा है 1 कूलम इज इक्वल टू, कह रहा है 1 कूलम, ये 1 है, 1 कूलम इज इक्वल टू ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, ESU जो आपका यूनिट होता है, देखो क्या होता है, ये भी चार्ज का ही यूनिट होता है। तो कूलम, एक कूलम जो होता है इतना होता है, देखो 3 × 10⁹ कहाँ है, 3 × 10⁹ ए नंबर हो जाएगा। तो 1 कूलम जो है आपका 3 × 10⁹ ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चल देखो, कह रहा डायमेंशनल फार्मूला रिप्रेजेंटेशन ऑफ एप्सिलॉन नोट। तो डायमेंशनल फार्मूला लिखने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए उसका SI यूनिट लिखने आना चाहिए। ठीक है, तो डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, देखो एप्सिलॉन नोट का अभी बताए थे SI यूनिट, क्या बताए थे SI यूनिट, याद करो, SI यूनिट बताए थे कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो डायमेंशनल फार्मूला लिखने के लिए एप्सिलॉन नोट का डायमेंशनल फार्मूला ब्रैकेट से लिख लेते हैं। तो कूलम का मतलब क्या होता है चार्ज, तो चार्ज बराबर क्या होता है करंट इनटू टाइम। बच्चों चार्ज फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं होता है, करंट फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो इसलिए चार्ज को हम लोग ऐसा यूनिट लिखते टाइम करंट के टर्म में लिखते हैं। तो करंट के लिए डायमेंशनल फार्मूला ए होता है और टाइम के लिए T। तो इसकी जगह क्या रख दो, ए कूलम स्क्वायर है ना, तो A²T² लिख दो। न्यूटन आप फोर्स का यूनिट होता है, तो इसका डायरेक्ट डायमेंशनल फार्मूला याद रखेंगे, mL/T⁻²। और यहाँ पर क्या मीटर स्क्वायर यानी L²। अब इसको सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करोगे तो जो नीचे है उस पर लेके जाओ, तो m⁻⁻1। देखो यहाँ L × L², तो क्या हो जाएगा L³ नीचे था तो -3 हो जाएगा, A² और यहाँ -2 यहाँ +2 ऊपर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा T⁻4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका डायमेंशनल फार्मूला। तो क्या हो जाएगा m⁻⁻1 L⁻−3 T⁻4 और A²। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डायपोल्स एक्सपीरियंसेस। अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म के मतलब सभी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं है। देखो यहाँ पैरेलल नहीं है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पैरेलल नहीं है मतलब क्या है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो ये एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर पैरेलल नहीं है तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक होगा। तो एक डायपोल को रख दो, एक डायपोल को रख दो, तो यहाँ पर ये क्या है -Q चार्ज है और ये +Q चार्ज है। ठीक है, तो इसका डायपोल मोमेंट वेक्टर क्या होगा माइनस से प्लस की तरफ होगा। तो देखो यहाँ पे क्या है कि फोर्स तो कभी जीरो होना नहीं है, यानी फोर्स कभी जीरो नहीं होगा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, फोर्स कभी जीरो नहीं होगा, लेकिन टॉर्क जीरो हो सकता है। अगर मान लो यहाँ पे फोर्स किधर होगा नेगेटिव है, तो इधर होगा फोर्स, यहाँ पे इधर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स ये मान लो F1 और ये क्या है F2,
तो अगर अपोजिट डायरेक्शन में कितना भी एक ज़्यादा कम भी रहेगा तो घूमेगा नहीं, चलेगा, ठीक है। अगर ऐसे रख दो तो क्या होगा, जैसे मान लो यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है और यहाँ पर क्या है प्लस क्यू चार्ज है, तो फील्ड लाइन्स इधर है तो इस पे इधर लगेगा प्लस और माइनस पे इधर लगेगा, क्योंकि माइनस पे चार्ज पे फोर्स किधर लगता है फील्ड के अपोजिट, और प्लस पे किधर लगता है फील्ड के तरफ, तो यहाँ टॉर्क भी लगेगा, फोर्स तो लगेगा ही लगेगा। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डायपोल एक्सपीरियंसेस टॉर्क ओनली, ठीक है, इससे गलत बात है, ये तो कट हो गया, क्योंकि फोर्स तो लगेगा ही लगेगा। टॉर्क एज वेल एज नेट फोर्स, फोर्स ओनली नॉन ऑफ दिस, यानी टॉर्क जो है देखो एक ही केस में जीरो है, जब ऐसे रखो या फिर ऐसे रखो, तो यहाँ टॉर्क ये वाला बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। टॉर्क एज वेल एज नेट फोर्स। अगला है कह रहा है कोरोना डिस्चार्ज टेक्स प्लेस, तो कोरोना डिस्चार्ज तब होता है, देखो जैसे मान लो, जैसे क्या होता है ना, कोरोना डिस्चार्ज का मेन कॉन्सेप्ट जो है उसको समझो, एक मिनट। मान लो इस तरह से क्या इरेगुलर शेप है, ठीक है, तो जब इसको आप चार्ज देंगे तो क्या होगा, चार्ज क्यू दोगे तो चार्ज तो सरफेस पे आएगा, तो डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होगा, देखो कि जहाँ सर रेडियस छोटा छोटा है, लोकल रेडियस मतलब मान लो ये इतना बड़ा रेडियस सरफेस, ये क्या है कर्व सरफेस का पार्ट है, ये सबसे छोटा पॉइंटेड इंड है, तो यहाँ पर चार्ज बहुत पास पास होगा, क्योंकि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यानी सिग्मा जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है आर होता है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा यहाँ पर उन क्या होगा वेरी मतलब डेंस हो जाएगा वहाँ पर, तो फील्ड यहाँ सबसे ज़्यादा होगा, तो पॉइंटेड इन पे फील्ड ज़्यादा होगा, तो यहाँ मॉलिक्यूल है तो सब ज़्यादा क्या होगा पहले, सब जैसे यहाँ पे माइनस चार्ज और यहाँ प्लस चार्ज, तो माइनस में और प्लस में ब्रेक होगा, ठीक है, ये माइनस में ब्रेक हो गया और ये प्लस में ब्रेक हो जाएगा, दोनों टूट जाएगा, दोनों क्या होगा ब्रेक हो जाएगा, तो सबसे पहले कौन सा ब्रेक होगा कहाँ पे होगा, तो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ फील्ड वेरी स्ट्रांग होगा, क्योंकि फील्ड का फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट, तो जहाँ पे आर कम होगा उसका सिग्मा ज़्यादा होगा, तो सिग्मा ज़्यादा हो मतलब क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा हुआ, तो सबसे पहले पॉइंटेड इन पे होगा, तो नियर द शार्प पॉइंट्स ऑफ द कंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कर द वैल्यू ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मान लो कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उस पर फोर्स कितना लगता है अगर चार्ज को रखो क्यू को, तो क्यू अगर चार्ज को रखेंगे तो फोर्स कितना होता है चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो पता ही है, फोर्स इक्वल टू चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। तो फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म इज द एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, कैपेसिटर में कौन सा एनर्जी स्टोर होता है, तो इलेक्ट्रिक फॉर्म के एनर्जी में, इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्म में, ये बच्चों देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो कैपेसिटर है, ठीक है, तो इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश होगा, जैसे चार्ज यहाँ प्लस क्यू देंगे माइनस क्यू, तो ठीक है, तो एनर्जी डेंसिटी याद रखना है कि एनर्जी ई बराबर हाफ सी वी स्क्वायर तो होता है, ये तो याद है, ठीक है, लेकिन एनर्जी डेंसिटी जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, एनर्जी डेंसिटी, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी जो होता है 1/2 एप्सिलॉन नोट ई स्क्वायर होता है, ठीक है। कैपेसिटर बीच में भी पोटेंशियल जो डिफरेंस होता है ई इंटू डी होता है, डी बीच बीच का सेपरेशन होता है, ये सब आप याद रखेंगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट क्या होता है देखो, तो एक माइनस चार्ज यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, बीच का डिस्टेंस डी है, तो एक क्वांटिटी होता है डायपोल मोमेंट, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसका वैल्यू होता है आपका चार्ज इंटू बीच का डिस्टेंस, प्लस चार्ज लेते हैं डायपोल का पॉजिटिव वाला, ठीक है। तो डायपोल मोमेंट जो होता है ये पी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन किधर लेंगे हम लोग, नेगेटिव चार्ज टू डायरेक्शन किधर लेंगे नेगेटिव,
चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो इस तरह से डायरेक्शन ले लेंगे हम लोग। और इसका यूनिट क्या होगा, तो कूलम इसका होगा, इसका मीटर होगा, तो कूलम मीटर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला कह रहा है कि व्हेन ए डाइपोल मोमेंट पी इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई देन द टॉर्क एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। तो बच्चों डाइपोल को जब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, जैसे इस तरह से रख दिए हम लोग डाइपोल को, माइनस क्यू और ये प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। तो ये फोर्स इधर लगेगा, इस पर इधर लगेगा, तो ये घुमाना चाहेगा, क्या चाहेगा, इसको घुमाना चाहेगा। तो टॉर्क कितना होता है, टॉर्क बराबर पी क्रॉस ई, पी जहाँ पे डाइपोल मोमेंट अभी डिस्कशन के, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है। और पोटेंशियल इसके बीच में एनर्जी भी स्टोर होता है, तो यू इक्वल टू होता है माइनस पी डॉट ई, माइनस पी डॉट, यहाँ डॉट प्रोडक्ट होगा यानी माइनस पी कॉस थीटा, वैल्यू लिखोगे तो ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, पी साइन थीटा, याद रखना है। थीटा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच का एंगल, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट, इतना सब याद रखेंगे तो टॉर्क पी क्रॉस ई हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम एन अनचार्ज्ड बॉडी द, जब किसी अनचार्ज बॉडी से क्या कर इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव करेंगे तो क्या होगा, इसके अंदर जो प्रोटॉन की संख्या ऑटोमेटिक के ज़्यादा हो गया। अब प्रोटॉन ज़्यादा होने का मतलब पॉजिटिव चार्ज डेवलप होना, तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है। गेट्स पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है बच्चों। इसके आगे जो आगे और भी कुछ बचा हुआ है क्वेश्चन, उसको डिस्कशन कर लेंगे हम, लंबा वीडियो हो जाएगा, आप लोग इसको देखिए अच्छे से, ठीक है।